चलो अभी आगे देखेंगे हम। प्राचीन काल में काल का मापन कैसे किया जाता। अगर हम देखेंगे तो प्राचीन काल में तो लोग तो समय कैसे देखते थे। तभी के समय में ना घड़ी थी, ना कुछ था, ना कोई साधन। लेकिन पुराने ज़माने में लोग तो समय को तो देखते ही थे। तो आप थोड़ा याद कीजिए कैसे देखते होंगे। आप जो है सुने होंगे कि हाँ हम ऐसे देखते थे या कि, लेकिन आप तो सुने ही होंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि प्राचीन समय में कैसे हम लोग जो है काल का मापन करते थे। प्राचीन समय में लोग जो है बालू की घड़ी मीन्स उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। बालू की घड़ी जो है ऐसे दिखती है। इसका मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इस प्रकार का आपने कहीं देखा होगा। ठीक है ना। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है बॉर्डर पिक्चर के अंदर सुनील शेट्टी जब जाता है अपने काम पे तो एक ऐसा लिया था समय की, ये जो रेत इधर से गिर जाती है, यहाँ पे ये पूरी रेत भरी है। ठीक है, ये पूरी रेत भरी हुई है। हाँ, ये पूरी रेत भरी है और यहाँ से रेत नीचे नीचे गिरेगा और इसको ही बोलते हैं बालू की घड़ी। क्या कहते हैं इसे? इसे ही हम कहते हैं बालू की ये घड़ी है। ठीक है, ये क्या है? बालू की घड़ी इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट जो है। और दूसरा एक होता था उस समय जो है, इससे देखते थे, जल घड़ी भी होती थी। जल घड़ी मतलब क्या होता था? एक ऐसा बड़ा सा कोई ऐसा बर्तन लेते हैं, उसके अंदर पानी भरते, फिर एक छोटा सा ऐसा बाउल टाइप का लेते हैं। ठीक है, बाउल टाइप का लेंगे, उस बाउल के अंदर छेद करेंगे। ठीक है, इस बाउल के, और उसको जो है वो जो पानी बड़ा सा जो बर्तन रहेगा उसके अंदर जो पानी भरा रहेगा और जो खाली बाउल लेंगे उसके अंदर बीच में छेद कर देंगे और उसके ऊपर जो है उस पानी के ऊपर उस कटोरों को मतलब उस बाउल को रख देंगे और जैसे जैसे वो जो पानी होगा उसके अंदर भरता जाएगा तो उनको पता चलेगा कि ये समय कितने से कितना गया। मतलब पानी जैसे जैसे उसमें से रिसाव होता रहेगा, जाता रहेगा, कम होता, आधा हो गया मतलब आज मतलब 12 बज गया, उससे और कम हो गया 5 बज गया, 6 बज गया, ऐसा उन लोग ऐसा अंदाज लगाते थे। या फिर उन लोग प्राकृतिक घटनाओं से, प्राकृतिक घटक से भी जो है समय का मान लगाते थे। सूर्य जो है इधर गया, परछाई इधर गई, इससे भी जो है उन लोग जो है समय का अनुमान लगाते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आंसर है, वर्तमान समय में काल मापन के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है काल मापने के लिए? आज के समय में तो घड़ी है, कैलेंडर है, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम लोग भली भांति परिचित। ठीक है, अब इसी का ही हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण। ठीक है, हम देखो जो मैंने आपको पढ़ाया वही सब इधर पे है। आपको मैंने इसके लिए पहले से बेसिक नॉलेज दे दिया है कि किस तरीके से आपको ये स्थानीय समय और मानक समय समझना है। ठीक है, देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण। हम सुबह जल्दी उठकर दांत मांजते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता कर विद्यालय जाते हैं, कक्षा में अध्ययन करते हैं, घर वापस लौटते हैं, शाम को मैदान पर खेलने जाते हैं, रात में भोजन करते हैं और दांत मांजकर सो जाते हैं। दिन भर हम ऐसी गतिविधियां करते हैं। हमारी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गतिविधि का समय तय करने की आवश्यकता होती है ना। जो भी हम सुबह से लेके शाम तक सोने तक का, ठीक है, खाना खाने के बाद से लेके सुबह उठने से और रात को सोने तक का जो भी हम गतिविधि करती है, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए जो है हमें अपने उस दिनचर्या के लिए हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए समय। बिना समय का कोई काम, बोलते बिना जल्दबाजी का काम कहते हैं शैतानों का होता है। ठीक है, और कहते हैं समय पर जो काम करता है, कहते हैं ना, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहा जाता है अगर जो इंसान समय पर रहते कोई कार्य नहीं करता है ना, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है आपको कि बार बार कि समय रहते
चेत जाओ। ठीक है, तो आप अगर समय जो हमारे जीवन में दिनचर्या में समय का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग समय के अनुसार ही सब कुछ करते, वो जो गतिविधि दिन भर जो भी हम गतिविधियाँ करते वो जो है हमें जो है समय अनुसार ही करते। ऐसा नहीं कि हम खाने के समय उठते हैं और सोने के समय हम खाने जाते हैं, स्कूल के समय हमें स्कूल जाना है तो हम नहीं जाएंगे चाहे जब मर्जी का स्कूल चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, अब जो है नेक्स्ट है उसके बाद देखेंगे, प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग विभिन्न प्राकृतिक घटकों एवं साधनों की सहायता लेते हैं। प्राचीन समय में निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर वे दिन का विभाजन करते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की समयावधि दिनमान होती। अब देखेंगे हम कि प्राचीन समय में क्या करते थे। जैसे आपको मैंने पहले बार काल मापन होते विभिन्न प्राकृतिक घटकों एवं साधनों का उपयोग करते थे। अब देखेंगे हम निरीक्षण के आधार पर कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का जो समय होता है उसे दिनमान कहते हैं, और तो सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक की समयावधि को हम रात्रिमान कहते हैं। ठीक है, सूर्यास्त से और सूर्योदय तक का जो समय होता है उसे हम लोग रात्रिमान कहते हैं। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक की कालावधि एक पूर्ण दिवस कहलाती। आया समझ में? ठीक है, अब देखिए कि ये क्या होता है। दिनमान हम किसे कहते हैं? सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त को हम लोग बोलते हैं दिन, और रात्रि किसे कहते हैं? सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक का जो समय होता है उसे हम कहते हैं रात्रि। और एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक की जो समय कालावधि होती है उससे हम लोग संपूर्ण एक दिवस कहते हैं। आया समझ में? अभी देखेंगे पुराने ज़माने में जो है प्राकृतिक घटनाओं, जल घड़ी, बालू की घड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग करके जो है क्या करते थे लोग, जो है समय की गणना करते थे। ठीक है, अब देखेंगे हम कि पृथ्वी के परिभ्रमण हेतु 24 घंटे अर्थात एक दिन लगते। मतलब पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूर्ण करने के लिए कितना घंटा लगता है? 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे जिस और सूर्योदय होता है उसे जो है पूर्व दिशा मानते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी अपने और जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आती की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी घूमती है। मतलब हम जहाँ से सूर्योदय होता है हम उसके पूर्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी जो हमारी ओर कहाँ से आती है? पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो है सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त एवं मध्य रात्रि का अनुभव करते। हम जो है सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि या सूर्योदय का जो अनुमान जो है हम लोग पृथ्वी के परिभ्रमण के ही कारण से करते हैं।